भाइयों बहनों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का शीर्षक है झांकते आंसू। तो आइए सुनते हैं कहानी झांकते आंसू। हीरालाल और मोतीलाल दो भाई थे। पिता गरीब थे, कभी खाना आधा पेट कभी फाका कर जीवन कट रहा था। माता पिता जमींदारों के खेतों में मेहनत मजदूरी कर 5 बच्चे और खुद को मिलाकर 7 लोगों के परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। हीरालाल पढ़ लिख कर शहर की ओर निकल पड़ा था। मोतीलाल पढ़ाई लिखाई में पिछड़ता चला गया, जबकि हीरालाल की बाल विवाहिता पत्नी देवकी ने अपने गहने तक गिरवी रखकर पढ़ाई का इंतजाम किया, पर आगे नहीं बढ़ सका। सब व्यर्थ चला गया। देवकी के गहने विलायती सुअर जैसा साहूकार डकार गया। हीरालाल के साथ डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा मेवालाल हीरालाल का जिगरी दोस्त बन गया था। मेवालाल अपने सच्चे दोस्त हीरालाल के छोटे भाई मोतीलाल से सफ़ेद झूठ बोलकर अपने ननिहाल खिचवन गांव के अपने मामा की छोटी बेटी लुटवंती का ब्याह मोतीलाल से छल से करवा दिया। मेवालाल का ननिहाल का परिवार झगड़ालू और बदमाश किस्म का था, जबकि हीरालाल का परिवार भले ही गरीब था परंतु इज्जतदार और शरीफ था। शादी के बाद तो पूरी बारात को भूखे भगा दिया गया था। दुल्हन के 2 बड़े भाई थे, एक अध्यापक था, दूसरा भाई और उसका बाप बम्बई में नौकरी करते थे। इसके बाद भी यह परिवार बदमाश, लड़ाकू और बहुत घमंडी था। कौवे जैसा चालाक दोस्त मेवालाल खुद शादी में नहीं गया था। हीरालाल के पिता क्षेत्रपाल, माता लाजवंती, दोनों ताऊजी बग्गल और भीखम जी हीरालाल की नादानी पर बहुत डांट फटकार लगाए थे। खैर, किसको बोलते, ब्याह तो हीरालाल ने जिगरी दोस्त के मामा की बेटी से करवा ही दिया था। दुल्हन के भाइयों ने बहुत बुरी तरह बेइज्जत कर भगाया था। अगुआ कौवे के स्वभाव वाला मेवालाल शादी में गया ही नहीं। बेचारा हीरालाल भीगी बिल्ली बना चुपचाप सबकी डांट फटकार सुनता रहा। हीरालाल के पिता क्षेत्रपाल भले ही गरीब थे, इज्जतदार थे, समाज में उनका मान सम्मान था। बदमाश परिवार ने डकैती का इल्जाम भी लगाया। दुल्हन की सगी बुआ, जिसकी ससुराल हीरालाल के गांव के महज 5 किलोमीटर दूर थी, वह हीरालाल के स्वभाव और चरित्र से प्रभावित थी। उनका बेटा मेवालाल कहने को हीरालाल का पक्का दोस्त था, पर दोस्ती के नाम खंजर छाती में उतार दिया था। उसी बुआ ने बारातियों को चोर और लोटा बर्तन चोर के नाम पर हीरालाल को अपने ही घर कहकर बेइज्जत कर दिया। हीरालाल के पिता क्षेत्रपाल लड़ाकू बदमाश परिवार की बेटी को अपने परिवार की बहू नहीं बनाने की जिद पर अड़े थे। लुटवंती के बाप हीरालाल के ससुर दरोगा जी और उनके परिवार के आगे अपनी पगड़ी पटक दिए थे। इस बात की गंभीरता को देखते हुए दरोगा जी जब भी दिल्ली से छुट्टी में आते, मोतीलाल का गौना लाने का अनुरोध क्षेत्रपाल से करते, लुटवंती का गौना ले जाने को कहते। गिड़गिड़ाते हुए कहते दरोगा जी और उनके परिवार वालों को यह कहते, धान पक गया है, समधी क्षेत्रपाल अपनी विवाहिता बहू मेरी बेटी लुटवंती का गौना कराकर विदाई करवा लेकर ले जाए। समधी दरोगा जी के बार बार के अनुरोध को ठुकरा नहीं पाए। दूल्हा मोतीलाल सहित 5 लोगों को लेकर जाकर दुल्हन विदा करवा लाए। गौना के दिन
भी तो उसके घमंडी अध्यापक भाई बदमाशी से नहीं चूका। लूटवंती को एक झपिया यानी बांस की टोकरी जिसमें 1 किलो बतासा आदि देकर विदा कर दिया। क्षेत्रपाल एक जीप में विदा कर दुल्हन को अपने घर लाए। लूटवंती को गौना के बाद कभी उसके मायके वाले विदा करवाने नहीं आए। लूटवंती का बाप बूढ़ा था। लूटवंती का बूढ़ा बाप कभी कभी मिलने आ जाता था, 4 साल में एक आध बार। मोतीलाल बीए पास तो था पर कभी परदेश नौकरी धंधा करने नहीं गया। बेरोजगार मोतीलाल उसके बाल बच्चों का बोझ हीरालाल के ऊपर आ गया था। 5-7 साल के बीच मोतीलाल 2 बच्चों का बाप बन गया, पर लूटवंती का सुदेवश नहीं करवाने उसके मायके वाले आए। लूटवंती का सुदेवश यानी बच्चा पैदा होने पर मायके ले जाकर विदा करवाने वाले रीति निभाने की परंपरा का पालन दरोगा जी के घर से हुआ, जिसमें लूटवंती को रीति रिवाज के अनुसार सगी बेटी की तरह विदा किए थे। हीरालाल देवकी की बड़ी बेटी सुषमा, बेटे सुयश और जयश थे। मोतीलाल लूटवंती का बेटा शशांक, बेटी पुष्पांशी थी। बेटा शशांक नौकरी भी प्रोबेशनरी अफसर के पद पर तैनात था। बेटी सुषमा, बेटा सुयश का ब्याह हो चुका था। सुषमा का ब्याह के बाद सुयश का ब्याह भी हुआ था, पर सुयश के ससुराल वाले भी ठग निकले थे। सुयश की पत्नी भी ठग माँ बाप की लूट में भरपूर शामिल थी। ठग की बेटी ने त्रिया चैत्र के नंगे प्रदर्शन से ठगों और पुलिस से टॉर्चर करवाकर परिवार से सुयश को अलग थलग कर ली और ठग परिवार सुयश को कामधेनु बनाकर दोनों हाथों से दूहने लगे थे। सुयश घर परिवार से बहुत दूर जा चुका था। हीरालाल के पिता की मौत हो गई, पर पुलिस से मोहल्लत लेकर मिल लिया था। इस बीच देवकी की जान बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। अभिलाषा पति सुयश को पुलिस के सहयोग से कभी मिलने जाने नहीं देती थी। पुलिस ने सुयश से घूस लेकर शशांक के ब्याह में रात भर के लिए आने तो दिया था। पत्नी पीड़ित सुयश शादी होने के तुरंत बाद शहर वापस चला गया, क्योंकि पुलिस ब्लैकमेलर महाठगनी पत्नी अभिलाषा और अपने बहुरूपीय जादूगर सास ससुर के खौफ से डरकर जो जीवन बिता रहा था। एक बार तो बड़ी बहन सुषमा के घर महाठगनी को बताकर शहर में ही जो 10 किलोमीटर दूर था चला गया था। महाठगनी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि सुयश उसे छोड़कर भाग गया। पुलिस वहां पहुंच गई। इस केस में पुलिस और महाठगनी ने बहुत रुपए ऐंठ लिए थे। तब से तो राखी पर भी कभी नहीं गया, न तो फोन किया। ऐसे ही चल रहा था फनपुरिया ठगिनियों का खेल। इधर हीरालाल और देवकी बेटा के वियोग में तड़प कर मरने को मजबूर थे और पूरा परिवार आतंकित था। सुयश के ब्याह में शशांक ने 20,000 रुपये हीरालाल को नगद और 30,000 और किसी काम में लगा दिया था। शशांक की शादी फितुसी से हुई थी। फितुसी को मोतीलाल और उसकी
पत्नी लूटवंती ने बचपन से ही देख रखा था, इसकी भनक भी हीरालाल और देवकी को न थी। सबको सब कुछ सुनिश्चित कर लिया था, तब बताया। इसके बाद भी हीरालाल ने बुरा नहीं माना। हीरालाल की शादी शशांक की शादी में बढ़ चढ़ कर हीरालाल ने पैसा लुटाया, शादी का भार अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद भी अवसरवादी शशांक देवकी से बोला था कि सुयश भैया ने मेरी शादी में 1 रुपया भी नहीं दिया, मैंने 50,000 दिए थे। इतना ही नहीं, शशांक ने गांव और रिश्तेदारों से शिकायत किया, मैंने 3 बेडरूम का घर गांव में बनवाया है, इसमें सब बखरा मांगेंगे। जबकि हीरालाल के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं था। 4 साल की उम्र से 30 वर्ष तक पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया वही शशांक ने ताना मारकर हीरालाल और देवकी की किडनी झकझोर कर मुंह में लाकर रख दिया था। हीरालाल के 2 भाइयों के छोटे से परिवार की ज़्यादा पुरानी समस्या नहीं थी। जैसे ही शशांक नौकरी में अफसर ज्वाइन किया, उसकी माँ हीरालाल के त्याग को विसार दी। धीरे धीरे करके लुटवंती का व्यवहार बदलने लगा था, जिसके प्रभाव खुलेआम दिखाई देने लगे थे। हीरालाल के पिता क्षेत्रपाल धीरे धीरे मौत के मुंह में समा रहे थे। हीरालाल सपरिवार गांव में गया हुआ था। हीरालाल की बहनें, जो मोतीलाल की बहनें भी थीं, खाना तनी ज़्यादा बनाना पड़ रहा था, जबकि पुष्पांशी के साथ उसकी बड़ी मम्मी बुआ भी खाना बनाने में हाथ बटाती थी। पुष्पांशी को अकेले खाना बनाना भी नहीं पड़ रहा था। पिता मृत की गोद में धीरे धीरे समा रहे थे। क्षेत्रपाल पिताजी मृत की गोद में धीरे धीरे समा रहे थे। पुष्पांशी ने हंगामा खड़ा कर दिया। वह रो रो कर अपनी नई प्रोबेशनरी अफसर की माँ लूटवंती यानी अपनी माँ से दहाड़ मार कर रो कर शिकायत कर रही थी कि सबकी मैं नौकर हूँ क्या कि तीनों टाइम थाप कर दूँ। पुष्पांशी की बात सुनने वाले उसकी अकृतज्ञता से दंग थे। हीरालाल और देवकी ने तो इन भाई बहनों को अपने बच्चों जैसे माना, पढ़ाया लिखाया था। इन्हीं के त्याग से अफसर बना था शशांक। उसी के परिवार की लाडली बिटिया पुष्पांशी के ऐसे कटु शब्द कलेजा हिलाने के लिए काफी थे। उन्हीं लोगों की नेकी को वे लोग कलंकित कर रहे थे। अब तो शशांक लाख रुपए तनख्वाह के साथ कमीशन सहित कमाने लगा था। शायद यही घमंड सिर पर था, जबकि उसके माता पिता ने सिर्फ पैदा कर देवकी और हीरालाल को सौंप दिए थे। बस यही उनके अपने बच्चों के ऊपर एहसान था। पुष्पांशी की शादी में हीरालाल और देवकी माँ की तरह रोल निभाए थे। बेटी पुष्पांशी की शादी में हीरालाल और देवकी माँ बाप की तरह रोल निभाए थे। बेटी पुष्पांशी के ब्याह में भारी रकम खर्च करने के बाद भी देवकी
भारी रकम खर्च करने के बाद भी देवकी की बेइज्जती की गई। शशांक की कमाई का इतना बड़ा घमंड लूटवंती पर हावी था। मोतीलाल भी पलटी मार चुका था। सही ढंग से शादी की जानकारी भी नहीं दिया था। इतना बड़ा अपमान ढोते हुए भी हीरालाल ने भरपूर खर्च किया। भाई बहन शशांक और पुष्पांशी पर उसकी माँ लुटवंती का चरित्र चढ़ कर बोल रहा था, जो शशांक की नौकरी लगते ही धीरे धीरे चढ़ने लगा था। पुष्पांशी के ब्याह तक तो यह घमंड सिर पर चढ़कर तांडव करने लगा था। लुटवंती की लूट तो पहले से जारी थी। हीरालाल की कमाई जो घर देता, कपड़े लत्ते जो कुछ देता, उसमें से और खेती में उपजा अन्न धन छिपा कर मायके और बहनों को देना जारी था। सब जानकारी तो हीरालाल को पहले से ही थी। अब तो हीरालाल और देवकी की कृपा से पढ़ा शशांक लाखों में खेल रहा था। मायके प्रताड़ित लुटवंती दोनों हाथों से मायके और बहनों को लुटाने में पहले भी उसके खुले हाथ थे। शशांक के नौकरी में आते ही पूरी तरह न्यौछावर करने को फ्री थी। पुष्पांशी के ब्याह में उसके ननिहाल पिछोन से 40 लोग, महिला और पुरुष मिलाकर आए होंगे, जिसमें अधिकतर महिलाएं और कुछ छोटे बच्चे भी थे। शादी में ननिहाल पिछोन से बतौर सहयोग सिर्फ 501 रुपये मिले थे। लुटवंती ने पूरे घर का मालिकाना हक और चाबियां अपनी बहन और भाभी को दे दी थी। जेठानी और नंदों को बहुत दूर फेंक दी थी। अपने ही घर में देवकी और सगी नंदों को पराई बनकर रख दी थी। लुटवंती ने अपने मायके वालों और मायके के दूर दूर के रिश्तेदारों को साड़ी, कपड़े, ब्याह में बनी ताजी ताजी मिठाइयाँ देकर विदा की थी। ननदों और उसके रिश्तेदारों को बतासे और 2-4 लड्डू देकर विदा कर छुटकारा पा ली थी। ननदें तो गीली पलकों के साथ मजदूरों जैसा काम बिना मजदूरी के करके चली गई थी। मायके वालों के लिए पूरा घर खुला हुआ था। उनके आराम की पूरी व्यवस्था खुद अपने हाथों में ले रखी थी। दूसरे मेहमानों को उठने बैठने की व्यवस्था तो दूर, उनको पानी तक नहीं पूछा जा रहा था। लुटवंती के लोमड़ी प्रबंधन को देखकर हीरालाल और देवकी लहू के आंसू बहाने को मजबूर थे। बहनों का उदास चेहरा उन्हें डरा रहा था, जबकि देवकी ने अपने स्तर पर बहनों और भांजियों को दान दक्षिणा दिया था। इस बार भी चूकी नहीं थी। लुटवंती का घमंड बेटा शशांक की कमाई उसके सिर चढ़ गया था। मेहमानों के सामने देवकी के ऊपर रौब जमा रही थी। खुलेआम डांट कर बेइज्जत भी कर दी, जबकि मोतीलाल और लुटवंती और उनके बच्चों की सफलता के पीछे हीरालाल और देवकी का ही तो त्याग था। लुटवंती और मोतीलाल ने शशांक को पैदा कर लालन पालन, पढ़ाई लिखाई के लिए पूरी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया था। मोतीलाल करता भी क्या, हीरालाल और लुटवंती ने पैतृक गांव की सभी तरह की जिम्मेदारी में सह स्वीकार कर लिया था।
मोतीलाल और लूटवंती ने पैतृक गांव की सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी। हीरालाल देवकी ने मोतीलाल और उसके परिवार को खुद के बच्चों की तरह सुख सुविधा का इंतजाम करता रहा। शशांक की तो आँख खुलते ही अपने पास शहर ले गया था। उसे प्रबंधन जैसी उच्च पढ़ाई भी करवाया। शशांक पढ़ाई खत्म करते ही नौकरी ज्वाइन कर लिया। देवकी हीरालाल खुश तो बहुत थे, उनके पाले पोसे बच्चे तरक्की कर रहे थे। हीरालाल यह सोचकर और खुश था कि माटी, अग्नि, हवा और पानी में समाहित उसके माता पिता की ख्वाहिशों को पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी कर रहा था, परंतु चिंतित था क्योंकि वक्त बदलते ही लूटवंती पूरी तरह बदल गई थी। इसका प्रभाव मोतीलाल पर भी पड़ चुका था। लोग कहते, हाय रे लूटवंती का लोमड़ी प्रबंधन, यह सारा षड्यंत्र बहू फितुसी ने आते ही रचना शुरू कर दिया था, जिसकी फसल कटने लगी थी, जिसके दूरगामी परिणाम भयावह लग रहे थे। इसका प्रभाव तो पुष्पांशी के ब्याज तो लूटवंती ने ला दिया। इससे हीरालाल और देवकी के जैसे सिर कुचल गए थे। फितुसी ने ब्याह कर आने के बाद रणभेदी बजा दी थी। बहू फितुसी ने आते ही देवकी पर अपयश लगाकर खुद बेइज्जत की और अपने सास ससुर मोतीलाल और लूटवंती से भी करवाई। पुष्पांशी ने भी नहीं बख्शा। वह खूनी प्रहार करते हुए बोली थी, मेरे रहते मेरी शिक्षित भौजाई को बड़ी मम्मी इतना दुख दे रही है, जब देवकी के लिए फितुसी, पुष्पांशी, सुषमा बिटिया जैसे ही थी। उन लोगों ने एकदम से इतनी बड़ी तपस्या और त्याग के बाद भी हीरालाल और देवकी, जो उनके पूरे परिवार के पालक और संरक्षक थे, भुला दिए। शशांक भी 4 कदम आगे निकल गया था। सच कहते हैं साहब, हाल चाल भी लोग मतलब बस ही पूछते हैं। यहाँ तो जीवन में वह भी मिल चुका था जो शायद इस जन्म में नहीं मिल पाता। मोतीलाल और लूटवंती के स्वस्थ जीवन और उनके परिवार का शैक्षणिक और आर्थिक समृद्धि हीरालाल और देवकी की प्रसव पीड़ा जैसे त्याग का ही तो फल था। मतलबी लोग भले ही विचार दें, पर इस दंपति का त्याग गांव की सोधी माटी में समा चुका था। इनकी अपनी जहां स्तब्ध और बिल्कुल खामोश थी। हीरालाल और देवकी के पलकों से झांकते आंसू इनके सुलगते त्याग की दास्तान मौन ही सब कुछ बयां कर रहे थे। हीरालाल रिटायर फौजी की किराए की कार गेट पर खड़ी हो चुकी थी। हीरालाल अपने माता पिता की हाल में लगी फोटो के सामने खड़ा होकर बोला, हे हमारे धरती के भगवान, अब तो बहुत खुश होंगे। आपकी सभी इच्छाओं को मैंने पूरा कर दिया है। मेरा छोटा भाई और उसका परिवार भी आसमान छूने लगा है। हमें माफ करना भगवान, जहाँ भी हो बस आशीर्वाद बनाए रखना। हीरालाल की आंखों के झांकते हुए आंसुओं का बांध टूटने को बेकरार था। देवकी, सुषमा, सुयश, जयश परिवार के लोग खड़े थे। ड्राइवर फौजी भाई पूछे, रेलवे स्टेशन चलना है? सुषमा बोली, अंकल जी एयरपोर्ट। अब क्या सब्र का बांध टूट चुका था। झांकते आंसू
पैतृक सोधी माटी में समाने लगे थे। ऐसा क्यों न होता। माता पिता की ख्वाहिशों और भाई मोतीलाल और उसके बच्चों को आसमान छूने के सपने साकार कर चुके। त्याग के बाद अपमान से दबे बोझ से हीरालाल और देवकी को क्या मिला? मिला भी क्या? हाँ, यह भी एक विडंबना जरूर हुई होगी। दुनिया छोड़कर चले जा चुके हीरालाल के माता पिता की आत्मा जरूर रो रही होगी। अब तो हीरालाल के आश्रय में पले बढ़े लिखे आसमान भी छूने लगे थे। उनकी गृहस्थी बसाने में हीरालाल और देवकी बड़े माता पिता होने का फर्ज सगे माता पिता बनकर किए। जिनके लिए इतना बड़ा त्याग किया, उन्हीं की जुबान से तमाचा मारने जैसे व्यवहार से अपमानित करते भी क्या? हीरालाल के झांकते ही आंसुओं के बांध टूटते ही देवकी, सुषमा, सुयश और जयेश की पीली पलकें भी बरस पड़े। सभी पैतृक गांव से विदा ले लिए। बस क्या, ड्राइवर फौजी भाई ने कार एयरपोर्ट की ओर दौड़ा दी। बंधु, यह कहानी थी। झांकते आंसू। भाइयों बहनों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आपने कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।